पता चला कि हम देह भाव बचपन से ही होता है, शुरू से होता है, या कोई भय या जिसको बोलते हैं झूठ, वो हमारे जन्म से ही अंदर होता है, या बॉडी कॉन्शियस शुरू से ही होती है। तो फिर इससे दूसरी तरफ शिफ्ट होने का क्या चांस है? दूसरी तरफ वही जाएगा ना जिसको दूसरी तरफ लाभ है, जिसको शरीर की तरफ रह करके आराम ना मिल रहा हो, शांति ना मिल रही हो, वही दूसरी तरफ जाएगा। जिसको एहसास होने लग गया, दिखने लग गया कि शरीर से जितना ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, जितना अपनापन रखते हैं, जितना तादाद में रखते हैं, जीवन में कमजोरी, बेचैनी उतनी बढ़ती है, वो ही जाएगा दूसरी तरफ। तो फिर दूसरी तरफ जाने की विधि भी यही है। देख लो कि शरीर बने रह के पा क्या रहे हो। हम असल में पूरी तरह शरीर भी नहीं बने हुए हैं, हम त्वचा बने हुए हैं। शरीर में तो जो कुछ है अगर अभी आपके सामने रख दिया जाए तो उठ के भागेंगे। जब हम कहते हैं कि हम में देह भाव सघन है, तो वास्तव में वो त्वचा भाव और केश भाव होता है। खाल और बाल हमारा इनसे तादाद में होता है। अभी आपकी आंत निकाल के आपके सामने रख दी जाए फिर, और आंतों के भीतर क्या है आप जानते हैं? मौसम महक उठेगा बिल्कुल। अपने भीतर हम जो लेके घूम रहे हैं, अपने माने इस देह के भीतर जो लेके घूम रहे हैं, वो सामग्री कुछ बहुत सुंदर सुगंधित तो नहीं है कि है क्या? जो इन छोटी छोटी बातों पे विचार करने लगता है कि मैं क्या शरीर बन के घूम रहा हूं। शरीर बाहर से खाल है, अंदर से मलमूत्र है। मुझे मल बन के घूमना है क्या? देह बन के घूम रहा हूं। अब देह में वैसे तो मेरा कुछ भी नाम हो सकता है, अमित, पर अगर मैंने कह दिया कि देह हूं तो वास्तव में मेरा नाम हो गया अमित मल। आइए रोशन मल साहब, आइए अमित मल साहब। ये छोटी बातें अगर व्यक्ति अपने जीवन में देखने लगे तो देह से खुद ही पीछे हटने लगेगा। कोई जरूरी काम करना है आपको, ऐसा जो आपको वास्तव में प्राणों से ज्यादा प्यारा है, और वो करते वक्त नींद आने लगे, उसके बाद कैसे आप देह बने रह जाते हो अगले दिन भी? बोलो। आज की रात कीमती है, कोई जरूरी काम करना है और आप कर रहे हो, और ये देह सोने को आतुर हो रही है। उसी रात देह से नाता टूट जाना चाहिए। तू सगी नहीं है मेरी, आज दिख गया। क्या मुझे करना, क्या तू कर रही है? तेरे इरादे नापाक है, कम से कम तेरे इरादों और मेरे इरादों में कोई साम्य नहीं है। मुझे काम करना था और तुझे सोने की पड़ी है। आप बात करते हो निर्मलता की, और देह ऐसी है कि उसे 2 दिन नहलाओ नहीं तो गंधा जाती है। आप बात करते हो कि असीम चाहिए, विराट चाहिए, और देह में जो कुछ है सब सीमित है। आप कहते हो आश्रित नहीं होना है, दूसरों पर निर्भर रह के नहीं जीना है, और देह लगातार दूसरों पर ही निर्भर है। उसका तो
खाना पीना, हवा पानी, जल, सब बाहर से। बच्चे की देह है तो मां की देह के लिए व्याकुल है, पुरुष की देह है तो उसे स्त्री की चाहिए, स्त्री की पुरुष चाहिए। देह तो दूसरे के लिए लगातार व्याकुल है, दूसरे पर ही आश्रित है। बूढ़े हो गए तो जवानों की फिर देह चाहिए कि अरे हमें सहारा लेके इधर उधर ले चलो। बीमार हो गए तो फिर किसी चिकित्सक की देह चाहिए, उसके सामने जाके बैठे, अरे चिकित्सक साहब उपचार कर दीजिए इस देह का। आत्मा स्वीकार नहीं करती किसी और का अवलंबन, और शरीर के लिए स्वावलंबन जैसा कुछ है नहीं। अब बोलो, शरीर से कितना रिश्ता रखना चाहते हो? बोलो। जिन्होंने शरीर के ही दम पर प्रसिद्धि पाई, जिनको शरीर के ही नाते जानते हो, उन फिल्मी सितारों की जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें देख लिया करो। देह क्या है स्पष्ट हो जाएगा। देह भाव से मुक्त होने का अच्छा तरीका है। कोई रहे हो अपने जमाने के फौलाद सिंह, गामा पहलवान, बलिष्ठ देह वाले, सुंदर चेहरे वाले, कोई ग्रीक हीरो, कोई कामदेव, उनकी बुढ़ापे की तस्वीर देख लो। कोई सुपरस्टार हो, देख लो आजकल कैसे लगते हैं। 70 के दशक के किसी सुपरस्टार की आज की तस्वीरें देख लो, या उस जमाने की कोई तारिका हो, उनकी आज की देख लो तस्वीर। उनमें से बहुत सारी तो आजकल तस्वीरें खिंचवाती ही नहीं, ला जाती है। जिसने ये देख लिया, ये देखने के बाद भी वो अपने आप को शरीर कैसे कह सकता है? सुंदर से सुंदर भोजन खाते हो और उसका मल बना देते हो। ये है इस शरीर की फितरत। तुम शरीर कहना चाहते हो अपने आप को? और तब भी शरीर भाव न छूट रहा हो तो जाके भर्तृहरि का पहले श्रृंगार शतकम और फिर वैराग्य शतकम पढ़ लो तो पता चल जाएगा। उन्हें भी एक समय शरीर बड़ा प्रिय था, फिर दिल ऐसा टूटा कि सीधे श्रृंगार शतकम पे आके रुके, सीधे वैराग्य पे आके रुके। पहले कहते थे कि अरे सुंदर त्वचा, आकर्षक मांस, देह, उभार, नाभि, इनसे आकर्षक क्या होता है? फिर बोले अरे खाल, इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी, जिस खाल के ठीक नीचे मल, मवाद, पित्त, मूत्र, तमाम तरह की रज, यही बैठे हुए हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं। इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मलमूत्र, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या चाटे जाएं उस चमड़ी को? चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि चमड़ी के ठीक पीछे क्या है। जिसको ये विचार आने लग गया वो कैसे अब देह भाव में जी लेगा बताओ? बड़ी बेईमानी चाहिए अपने आप को देह कहने के लिए। और किसी को तुम्हारी देह का पता हो ना हो, तुम्हें तो पता ही है। औरों से तो हम बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं। औरों के सामने आते हैं तो अपना आंख का कीचड़ पोंछ के आते हैं,
नाखून काट लेंगे, गंदगी साफ कर लेंगे, भरी सभा में पाद भी मारेंगे तो जरा छुप के मारेंगे कि किसी को पता ना चले। पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी अभी तुमने कितनी बदबू फैलाई है। तुम्हें तो अपनी देह की औकात और असलियत पता है ना। औरों से छुपा लो, तुम्हें नहीं पता है क्या? उसके बाद भी यही, मैं तो देह हूं, मैं तो देह हूं। बड़ी बेईमानी की बात है ना। दूसरों को रिझाने जा रहे हो देह दिखा के, और जिसको रिझाने जा रहे हो उससे मिलने से ठीक पहले गरगर 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 माउथ फ्रेशनर किया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू उठती है, सभी के मुंह से उठती है, और फिर भी तुम मुंह में नकली खुशबू बसा रहे हो कि तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो। और फिर ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं, बड़ी निराशा आती है, झटका लग जाता है। शुरू में तो दांत चमका के और कुल्ला मंजन करके और लिस्टरीन डाल के पहुंचते थे, फिर जब रिश्ता जम गया तो एक दिन ऐसे ही पहुंच गए ओनियन डोसा खा के, और बोले प्रियतमा चुंबन। ये प्रियतमा अगर उस क्षण के बाद भी देह भाव में जिए तो ये नरक की अधिकारी है। इसका पूरा हक है कि इसको नरक ही मिले। जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगी, कहेगी ये है असलियत, पान खाए सैया हमार। जानते हो, जितनी महंगी दिल की सर्जरी होती है उतनी ही महंगी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, और उसका बाजार बहुत गर्म है। इसी तरीके से कोई डेंटिस्ट आपको बताएगा कि दांत टूट गया हो, उसका उपचार कराने में कम पैसा लगता है, और दांत उबड़ खाबड़ हो या आगे से ऐसे उभरे हुए हों, इस तरह की कोई चीज हो, उसको ठीक कराने में ज्यादा पैसा लगता है। नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, वो दंत चिकित्सा की एक संपूर्ण शाखा ही है, कुछ कहते होंगे उसे, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री वगैरह। सड़क पे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, आप अपने आंगन में घूम रहे हो, आपके पांव के नीचे केंचुआ आ गया, बारिश का मौसम है, आपको दिख नहीं रहा देह की क्या गति होनी है,
उस कुत्ते की देह, उस केचुए की देह और आपकी देह क्या वाकई अलग अलग है? शमशान घाट जाके देखिएगा कभी कि ऊंचे से ऊंचे, अमीर से अमीर और इज्जतदार से इज्जतदार मुर्दे के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। चिता से उसका बाजू लटक रहा है नीचे, कोई बहुत सप्रेम सस्नेह उठा के नहीं रखता है, ऐसे उठाया था ऐसे रख दिया जाता है। किसी सोते आदमी का बाजू आप ऐसे उठा के रखें तो उतने में बाजू चटक जाएगा। ये देह की औकात है। जब उसमें प्राणों का निवास नहीं रह जाता तो प्राण क्या है? चेतना। बड़ी प्यारी पत्नी थी, बड़ा प्यारा बेटा था, मर गए तो उनकी देह को फूंक क्यों आए बताओ? अगर उनकी देह से ही प्रेम था तो बीवी से बहुत प्यार था, बेटा था, बाप था, मां थी, पति पत्नी कोई था। मृत्यु हो गई तो उनकी देह को फूंक क्यों आए? अगर तुम उनकी देह से ही प्रेम करते थे तो माने जब तुम प्रेम भी करते हो तो समझो देह से नहीं करते, चेतना से करते हो। पर ये बात समझते नहीं तो जीवन भर देह के ही चक्कर में पड़े रह जाते हो, चेतना की कुछ कदर ही नहीं कर पाते। जब अपनी ही चेतना की कदर नहीं करते तो किसी और की चेतना की क्या कदर करोगे? चेतना न बचे उसके बाद देह का हश्र देखा है? 2 दिन पुराना मुर्दा भी देखा है कैसा हो जाता है? ये है इस देह की औकात। बड़ी सुंदरता निखारते फिरते हो, ये जितने प्रेमी घूम रहे हैं देह के, ये पास आने से घबराएंगे। मर जाओगे उसके 4 घंटे बाद कोई पास नहीं बैठना चाहेगा, बदबू उठती है। सड़ने लगते हो तो बर्फ पे रख दिए जाते हो। ज्यादा देर तक फूके नहीं गए तो तुम्हारी वजह से बीमारी फैल जाएगी। यह है देह की औकात। कीड़े पड़ जाएंगे। और चमकाओ। मैं गंदा रहने को नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बस कि जीवन का जितना अंश, अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपने संसाधनों का जितना बड़ा हिस्सा इसकी देखभाल में बिता रहे हो, क्या वो हिस्सा इस पर जाना चाहिए था? ये जीवन का कोई और ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए जिसकी तरफ तुम्हारा समय जाए, संसाधन जाए? इसका क्या भरोसा है? कहते हैं सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा। उनके पिता को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है। कुछ देखे होंगे उसके लक्षण। तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख महसूस ना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सब साधन इकट्ठे कर दिए। और राज्य की जो सुंदर से सुंदर लड़कियां थीं उनको बुलाते
और कहते ये मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है, मैं जानता नहीं। कहानी है कि एक रात ऐसे ही देर तक चला नाच गाना, मदिरा इत्यादि भी रही होगी, तो जितनी लड़कियां आई थी उनकी शायद सिद्धार्थ ने भी पी होगी। सब अपना बेहोश पड़े हैं। बहुत देर रात, करीब करीब भोर, अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया। और वो सब रूपसी सुंदरियां अव्वल नंबर की, उनको बुलाया गया था। अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी। और मैं कल्पना कर रहा हूं कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल फटी फटी आंखों से देखा होगा उनको कि कहां गया इनका रूप। किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह पे मल रखा है, चौक खड़िया, वो सब धुला हुआ है। किसी के मुंह से लार बह रही है। किसी के सुंदर कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो वो और बदसूरत लग रही है उत्तेजक लगने की जगह। कोई मुंह फाड़े पड़ी हुई है बेहोशी में, कोई खर्राटे मार रही है। किसी ने इतनी पी ली है कि उसने उल्टी उल्टी कर दी हो, अपनी ही उल्टी में लथपथ पड़ी है वमन करके। सिद्धार्थ ने ये सब देखा। ठीक, अगर ये है रूप की असलियत तो नहीं चाहिए रूप। रूप भी तभी सुहाता है जब बड़ी तैयारी करके आता है। जो रूप आपको बड़ा आकर्षित और उत्तेजित करता है, वो पहले घंटों तैयारी करता है उत्तेजित बनने के लिए। वो तैयारी कैसे हो रही है अगर आप ये देख लें तो उस रूप से आपका जी हट जाएगा। बाल नोचे जा रहे हैं, खाल नोची जा रही है, घिसा जा रहा है। सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करें। यह व्यवस्था बननी चाहिए। जाके देखो तो कि जिस रूप यौवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो, उसकी हकीकत क्या है। जितने फल और सब्जियां रसोई में नहीं पाए जाते, उससे ज्यादा मुंह पे मले जा रहे हैं। दुनिया भर के रसायन देह पर घिसे जा रहे हैं। भौहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मोम रगड़ा जा रहा है, और चीख पुकार भी मची हुई है, हाय 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 हाय। आंसू भी निकल रहे हैं। पर यह कार्यक्रम होना जरूरी है ताकि देह आकर्षक प्रतीत हो सके। जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ अब वो देह को कीमत कैसे देगा।
तो यही तरीका है। इस तरीके में मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं जो आपको नहीं पता। बात चाहे सौंदर्य प्रसाधनों की हो और चाहे शमशान की, पता तो आपको सब कुछ ही है ना। वो सब पता होने के बाद भी कोई कैसे देह की ही तरफ बैठा हुआ है, इस पर मुझे आश्चर्य है। जब शरीर का कोई हिस्सा बड़ी मांग करने लगे किसी भी तरीके से, पेट मांग करता है कि मुझे भोजन दो, कहीं दर्द हो गया तो वो जगह मांग करती है कि मुझे आराम दो, दवा दो, कामोत्तेजना चढ़ने लगी तो जननांग मांग करते हैं कि हम पर ध्यान दो। तो उसको देखा करिए और कहा करिए कैसा लगेगा तू जब धू धू करके जलेगा, क्योंकि वही हैसियत है तेरी। बहुत उछल रहा है ना, तो देखिए उसको राख होते हुए, वो राख होने जा रहा है, वो राख हो ही रहा है, बात समय की है। औकात राख की, बात लाख की, ये है अफसाना जिस्म। लाख से नीचे की बात नहीं करता, और हैसियत है राख की। अपने आप को आईने में जब निहारें कि कितना खूबसूरत लग रहा हूं, तो अपनी लाश भी देख लिया करें उसी आईने में। जिंदगी फिर सच्ची बीतेगी, झूठ से बचे रहेंगे। लाश यहां है कौन? नहीं साधो, ये मुर्दों का गांव। फकीरों ये तो अंदाज ही ऐसे रहे हैं। सुना है ना, एक बैठा था पेड़ के नीचे गांव से थोड़ा बाहर, उसके पास एक यात्री आया, बोला बताओ बस्ती कहाँ है? बोला बताओ बस्ती कहाँ है? उसने कहा उधर। गांव था इधर और उसने बोला उधर, तो वो पथिक उधर को चल दिया और थोड़ी देर में लाल पीला वापस लौटा। बोला क्या आदमी हो तुम? हमें तो पता था कि फकीर सीधे सच्चे होते हैं, तुम बरगला रहे हो यहां बैठ करके। हम पूछ रहे थे बस्ती कहाँ है, तुमने मरघट भेज दिया। बोले पागल, बस्ती तो वही है, इधर तो उजड़ती है। बोले बसते तो हमने वहीं देखा लोगों को, वहां जो गया वो बस गया, वहां तो हमने किसी को बसते देखा नहीं। उधर तो जो गया उजड़ा, बसे तो लोग वहीं जा करके, तो बस्ती तो वही है। ये सब कोई बहुत दूर की बात नहीं। फिर कह रहा हूं, जितनी बातें कह रहा हूं आपको भी पता है ना, इनको दबाया मत करिए।
हमने इन बातों का जिक्र भी प्रतिबंधित कर रखा है। जैसे मैं कह रहा था कि ब्यूटी पार्लर में काम करना अनिवार्य होना चाहिए, वैसे ही शमशान में भी ड्यूटी बजाना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि जो बातें दबी छुपी हैं वो थोड़ा सामने आए। फिर हल्का जिएंगे। सबको महीने 2 महीने में एक आध बार मरघट का चक्कर लगाना चाहिए। भाई घर है अपना, जाओगे नहीं देखने क्या हालचाल है, संगी साथी कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कुत्ते तो नहीं आके मूत जाते। मूत जाते हैं, वही घर है, बड़े इज्जतदार बनते हो। पर ये बातें हमने छुपा रखी हैं, तो बड़ी आम बातें हैं, पर हम उनको दबाए रहते हैं, उन पर पर्दा डाले रहते हैं, उनके जिक्र को प्रतिबंधित किए रहते हैं। खुलेआम बात किया करिए। कोई बहुत पीछे पड़ा हो कि चलो 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 कहीं मिलते हैं, चैट करते तो बहुत दिन हो गए, अब मिलना भी तो चाहिए, तो उसको जीपीएस भेज दो कहीं का, और जब वहां पहुंचे तो बोलो व्हाट अ कूल शमशान। सारा रोमांस उतर जाएगा, और जिसका रोमांस इतने पर भी ना उतरे वो समझ लो सच्चा आशिक है। उसके साथ ठीक है। तो डेटिंग के लिए शमशान, वहां पूछना आशिक मियां से कि यहां जोड़ों में तो नहीं दिख रहे, यहां तो सब अकेले ही अकेले हैं, और तुम लगे हो पीछे कि आओ जोड़ी बनाए। वो जोड़ी यहां किसने तोड़ी? पर ऐसी बातों को हमने बिल्कुल दबा के छुपा के अपनी चेतना के किसी पुराने संदूक में बंद करने की प्रथा बना ली है। अभी ये सब बातें हम कर रहे हैं, ये वीडियो जाएंगे या कि अभी लाइव भी जा रहा है, तो आ रहे होंगे बहुतों के उद्गार, मैन ही टॉक्स सो नेगेटिव। ब्रो, ही हैज नो पॉजिटिविटी, ऑल ही टॉक्स इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सिखाया यही सब कुछ गया है। रही अपनी चेतना अपनी अक्ल की बात, तो अपना तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो उद्गार भी तुम्हारे वही सब है एमटीवी वाले। मैन यू गॉट टू बी पॉजिटिव।
अच्छा है, तुम पॉजिटिव मुर्दे बनना। एक ऐसे लेटना, दूसरा ऐसे लेट जाए, जोड़ा भी सलामत रहेगा, पॉजिटिविटी भी रहेगी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बात ज्यादा शरीर के बारे में करते हैं, चेतना के बारे में बचपन से, जन्म से लेकर बहुत उम्र तक चेतना के बारे में बात ही नहीं होती, हमारी इंट्रोडक्शन नहीं होती। शरीर के बारे में कौन बात करता है? हम सभी करते हैं। घुटना कभी अपने बारे में बात करेगा क्या? घुटने के बारे में बात कौन कर रहा है? मैं फिर चेतना ही तो कर रही है। बस उस चेतना को ये पट्टी पढ़ा दी गई है कि शरीर के साथ जुड़ने में कुछ लाभ है। चेतना बेचारी थोड़ी गरजमंद है, मजबूर है। चेतना में कुछ कमी है, उसका कुछ खोया हुआ है, कुछ मिसिंग है। तो सबसे पूछते फिर रही है कि वो जो मिल नहीं रहा है, वो जिसकी तलाश है, वो कहाँ मिलेगा? और प्रकृति और समाज ये दोनों आके उसको बता देते हैं कि वो तुम्हें मिलेगा देह में। तो चेतना बेवकूफ बन जाती है, चेतना की गरजमंदी का फायदा उठा लिया जाता है। हम सब अपूर्ण हैं, कुछ खाली सा, कुछ खोखला सा है, और हमें नहीं मालूम कि उसमें हमें क्या भरना है। हमें नहीं मालूम कौन है पूरा करेगा। पर वो खोखलापन काटता है, जीने नहीं देता। तो हम जरा जल्दबाजी कर बैठते हैं, जो कुछ भी मिलता है अपने खोखले को उसी से भर देते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा और सबसे आसानी से क्या मिलेगा? बच्चा पैदा हुआ, उसके पास कुछ नहीं है, पर एक चीज तो है, क्या? शरीर तो है ना। तो चेतना में तत्काल शरीर को भर दिया जाता है। इसीलिए फिर चेतना हर समय किसकी बात करती रहती है? जैसा आपने कहा, शरीर की। क्योंकि उसे कुछ चाहिए, किसी पर तो अपनी उम्मीद टिकाए ना, वो उसकी बड़ी खराब हालत है। और जीवन भर वो देह से ही आस लगाई रहती है कि इसी के भरोसे क्या पता वो मिल जाए जिसकी तलाश है। अब देह खुद नाशवान है, देह खुद कितनी चलनी है? बहुत ज्यादा नहीं। तो वो चेतना को कुछ कैसे दे देगी जो अमर हो, अविनाशी हो? चेतना का तो बुद्धू ही बन गया। वो ऐसे ही बोलती रह गई, मेरी आंखें, मेरी आंखें। आंखें फूट गई। ये क्या हो गया? मेरे दांत, मेरे दांत, दांत टूट गए। अरे गड़बड़। मेरी खाल, मेरी खाल, खाल लटक गई। मेरे बाल, मेरे बाल, बाल झड़ गए। बन गए बुद्धू। और जीवन भर जो किया, जो संसार रचा, वो सब भौतिक, वो सब देह से ही संबंधित। देह नहीं झड़ी कि पूरा संसार ही झड़ गया। चेतना ठूठ की तरह बंजर खड़ी रह गई, पहले की तरह निरी अकेली। जिस वास्ते यात्रा शुरू की थी वो मकसद ही नाकामयाब गया।
विचार ही कर लो, मृत्यु के क्षण में यदि तुम्हें पता चले कि पूरा जीवन बर्बाद जिया है, कैसा लगेगा? ये तो खैरियत की बात है कि ऐसा पता ही नहीं चलता। ज्यादातर लोगों को मौत के क्षण में भी ये राज नहीं खुलता कि उनकी पूरी जिंदगी व्यर्थ गई है, तो आसानी से मर लेते हैं। पर मरने वाले हो और उसी वक्त तुम्हें पता चले कि ये जितने साल, जितने दशक तुम जिए, यूं ही जिए, कैसा लगेगा? इसी देह के भरोसे जिए और अब यही जा रही है, झड़ रही है। उस क्षण के खौफ से अगर बचना चाहते हो तो अभी भी जग जाओ, अभी भी समय है। तुम्हारी जिंदगी में 2 ही दिन हो तो भी अभी भी बहुत समय है, जग जाओ। एक डीजल गाड़ी है, यहां संस्था में खड़ी है, और सरकार ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बना दिया नियम कि डीजल गाड़ियां 10 वर्ष से ज्यादा चल नहीं सकती सड़क पर। अब वो होने जा रही है 10 साल की, चली बहुत कम। और 10 साल जिस दिन पूरे हुए उसका कटना निश्चित है। तो किसी ने कहा, अरे चला ही लिया होता। क्या कहा? अरे चला ही लिया होता, क्योंकि 10 साल जिस दिन पूरे होंगे ये तो कटेगी। चला ही लिया होता। कैसे चला लिया होता? व्यर्थ ही उसमें डीजल भर के कहीं भी घुमाते। कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। तो गाड़ी इसलिए है 10 साल के पहले पहले उसे सोद्देश्य घुमा लो, क्योंकि 10 साल पूरे हुए नहीं कि वो तो कटेगी। और 10 साल से पहले भी उसे अगर व्यर्थ घुमाया तो समय भी खराब करोगे, डीजल भी खराब करोगे। दोनों ही काम तुम नहीं कर सकते। ना तो तुम ये कर सकते हो कि गाड़ी चलाई नहीं, और ना तुम ये कर सकते हो कि गाड़ी खूब चलाई पर व्यर्थ चलाई। तुम्हें गाड़ी चलानी भी है और सोद्देश्य चलानी है, सब प्रयोजन चलानी है, मंजिल की ओर चलानी है, सचेत होकर चलानी है। वो गाड़ी देह है। वो कटने वाली है, उससे पहले उसे चला लो। और खाली मत चलाना कि धुआं छोड़ रहे हैं, व्यर्थ। मकसद की तरफ चलाओ, सही चलाओ, खूब चलाओ। बचा के क्या करोगे? बड़ी चमचमाती गाड़ी है, एकदम चमक रही है, 9 साल 364 दिन की हो चुकी है। आहा, क्या शाइन मारती है। अगले दिन क्या होगा उसका? बचा के क्या करोगे? बचाना मत। इतना ही बचाना कि 10 साल चल जाए, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं। खूब रगड़ो उसे, रगड़ ही दो। अमर तो वैसे भी नहीं है भाई, रगड़ दो। ये बर्ताव होना चाहिए शरीर के साथ, रगड़ दो उसको। इतना ही बचाओ कि बस 10 साल खिंच जाए। खूब रगड़ दो।
जीवन का उद्देश्य शरीर की सुरक्षा नहीं है, जीवन का उद्देश्य है चेतना को मुक्ति तक पहुंचाना।